सुनील सर अपनी यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः करंट बेस्ड जीएसजी का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए जो 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं वो करंट से रिलेटेड हैं, जीएसजी की क्वेश्चन हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हों या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, लेखपाल, सीटेट, टेट, सारी परीक्षाओं के लिए जीएसजी के जो होता है वो कॉमन ही होता है। और मैं इसको जो डिस्क्रिप्टिव कर दूंगा, मैं इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन करूंगा वो आपके लिए उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में जो समारोह हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया था? विकल्प आपके सामने: ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी ब्राज़ील। साथियों, एक बात और इसी बीच में बता दूं, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को मुझसे पहले अपने आंसर टिक करते हैं और वीडियो के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते हैं कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, तो उससे आपको अपनी तैयारी का जीएसजी के स्तर का पता चल जाएगा। और मैं भी, अगर आप मुझसे भी कुछ सजेशन लेना चाहेंगे तो मैं वो भी आपको देने के लिए अवेलेबल रहूँगा। यदि आप कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर मुझसे पहले, जैसे मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप उनमें टिक करिए, नोट करते जाइएगा, तो फिर मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपके सही है, तो फिर मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ और आपको सजेशन भी दे सकता हूँ। जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उनका स्तर बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही पहले प्रश्न का विकल्प है अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी ब्राज़ील। भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, किस देश के प्रेसिडेंट थे? साथियों, आप आंसर टिक करिए और इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति थे जो इमैनुअल मैक्रोन, वो इसके चीफ गेस्ट थे। और फ्रांस जो देश है वो ऐसा देश है इसके राष्ट्रपति 5वीं बार फ्रांस के जो नेता हैं वो चीफ गेस्ट रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन की ये तीसरी यात्रा थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका: भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांगजनों की जनसंख्या, उसका परसेंटेज लगभग कितना है? साथियों, लेटेस्ट आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले तो 2.14 था, लेकिन विकल्प यहाँ दिए गए हैं आपके सामने। विकल्प ए है 2.21%, विकल्प बी है 3.14%, विकल्प सी है 1.67% एंड विकल्प 4 है आपका 4.14%। तो आपको बताना है कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में जो दिव्यांगजन है उनकी पॉपुलेशन लगभग कितनी है। साथ ही इसका राइट आंसर आपका 2.21%। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा है, उन्होंने ये बताया है कि विश्व स्तर पर 15% जो टोटल पॉपुलेशन है वो किसी न किसी रूप में विकलांगता से ग्रसित है। और इस पॉपुलेशन का टोटल 80% से अधिक भाग वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निवास करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर कौन सा है? विकल्प आपके सामने: ए सूरत, बी नवी मुंबई, सी विशाखापट्टनम और डी इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो हुआ था उसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर कौन सा था? सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और इंदौर। साथ ही उसका राइट आंसर है आपका इंदौर शहर। लगातार 2023 में भी, पिछली वर्ष भी ये रहा था और 2023 में भी शीर्ष स्थान पर रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में। दूसरे नंबर पर स्थान आता है वो है सूरत का, तीसरा स्थान आता है आपका नवी मुंबई का और विशाखापट्टनम का चौथा स्थान है। तो सीरियल से भी आप याद रखिएगा, नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर सूरत, नंबर 3 पर नवी मुंबई और नंबर 4 पर विशाखापट्टनम। ये 4 शीर्ष शहर हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इन्होंने टॉप 4 में स्थान पाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस परेड में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी
किस राज्य या केंद्र सरकार को वो केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुई है, आपको ये बताना है। साथियों, जो अपना गणतंत्र दिवस समारोह होता है उसमें कुछ समय पहले से ही झांकियाँ तो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत पहले से निकलती थी, लेकिन पुरस्कार मिलना कुछ समय पहले से ही शुरू हुए हैं। तो इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। एक सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल वाली श्रेणी होती है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी वाली श्रेणी एक अलग होती है। मंत्रालय विभागों की श्रेणी सर्वश्रेष्ठ झांकी की अलग होती है। जनता की पसंद से पुरस्कार दिए जाने वाली श्रेणी अलग होती है। ये जो ऊपर वाली श्रेणियाँ हैं, इनका चयन एक जजों का पैनल गठित किया जाता है, वो उसका चयन करता है, और एक जनता के ऑनलाइन पोल के माध्यम से जनता की पसंद से दिए गए पुरस्कार वाली श्रेणी में पुरस्कृत लोग चयनित किए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य वाली जो श्रेणी है उसमें सबसे झांकी किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को मिली थी। साथियों, वो झांकी मिली थी आपकी उड़ीसा को। पहला स्थान किसे मिला था? उड़ीसा को। और दूसरा स्थान मिला था आपका गुजरात को। तीसरा स्थान मिला था आपका तमिलनाडु को। तीसरा स्थान। अब इस झांकी का थीम क्या था? तो इसका थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। उड़ीसा की झांकी थी, उसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आप याद रखिए। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसका थीम थी, और इस झांकी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सबसे झांकी घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला का प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने: ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 21। साथियों, अपना आंसर नोट करिएगा, और इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? ये अस्पृश्यता का निषेध करता है, और ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। चलते हैं अनुच्छेद अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका: भारत में स्टेम कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कितनी है? अब सब पहले आप कहिए सर स्टेम क्या है? स्टेम के बारे में पहले आप पूछिएगा सर स्टेम क्या है, उसके बाद बताएं कि महिलाओं की भागीदारी क्या है क्या नहीं है। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेम का फुल फॉर्म होता है आपका एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, और इसके बाद आपका एम फॉर आता है। एम फॉर आप समझिए मैथमेटिक्स। तो ये जो सेक्टर है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो ये साथियों आपको देखना है कि जो स्टेम कार्यक्रम चल रहा है उसका उद्देश्य ये है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो अब ये इस समय वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इनकी भागीदारी जो स्टेम के क्षेत्र में है वो है आपका बहुत ही कम है, और 14% के आसपास भारत में स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका: भारत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक जिसको बोलते हैं आप, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, विकल्प है आपके सामने: ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। तो पहले साथियों बात कर लेते हैं ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है वो है क्या। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नैक, NAAC।
साथियों, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, यूजीसी द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना 1994 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो उसकी स्थापना कब की गई? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु में। तो नेक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ये अपने जो उच्च शिक्षा संस्थान उनकी ग्रेडिंग जारी करता है, नेक। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में 3 जनवरी 2024 को किसकी 193वीं जयंती मनाई गई? विकल्प आपके सामने: ए सावित्रीबाई फुले, बी पंडिता रमाबाई, सी सरोजिनी नायडू, डी एनी बेसेंट। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में 3 जनवरी 2024 को किसकी 193वीं जयंती मनाई गई। ये प्रश्न भी आ सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, चलो आंसर इसको बताता हूँ। तो इसका आंसर है आपका सावित्रीबाई फुले। अब प्रश्न कैसे बदल सकता है कि सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कौन सी जयंती मनाई गई इस वर्ष? तो वो भी याद रखना आपको, 193वीं जयंती मनाई गई। जो सावित्रीबाई फुले थी उनके बारे में थोड़ी सी आप बातचीत कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को। और उस समय जो सामाजिक स्थिति थी तो उसमें महिलाओं का के लिए शिक्षा बहुत बड़ी बात थी। महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको कहा जाता था ये तो घर के काम काज करने के लिए हैं। और विशेषकर जो अनुसूचित जाति की महिलाएं थीं उनके लिए तो बहुत ही दुष्कर था उस समय शिक्षा प्राप्त करना। तो जो सावित्रीबाई फुले जी थी, इन्होंने महिला शिक्षिकाओं के लिए समाज सुधारक भी थीं, लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में मदद करने का उन्होंने प्रयास किया था और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके जो पति थे महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको महात्मा के नाम से भी जाना जाता था, ज्योतिबा फुले, वो भी भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में असाधारण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। और पहला बालिका विद्यालय भी इन्होंने खोला था, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने मिलकर। कब? 1848 में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अध्ययन में किस शहर को भारत का सबसे पुराना जीवित शहर बताया गया है? ऐसा शहर जो लगातार जीवित है, तमाम सारी संस्कृतियाँ इसने देखी हैं। विकल्प आपके सामने: ए मदुरई, बी वडनगर, सी श्रीनगर और डी अयोध्या। साथियों, अपना विकल्प आप नोट करिएगा और मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है वडनगर, जो शहर है गुजरात का। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये जो वडनगर शहर है, इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने और IIT खड़गपुर ने भी इसमें अध्ययन में भाग लिया है, उन्होंने बताया है कि वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता की कंटिन्यूटी की जो है कल्चरल कंटिन्यूटी के एविडेंस मिले हैं वहाँ से, जिससे ये संभावना बनती है कि अंधकार युग, जो बीच में ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता रही, उसके बीच का काल को अंधकार काल के नाम से जानते हैं। उस काल के बीच का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अब पता चलता है कि वडनगर से जो है आपके 7 सांस्कृतिक चरणों के जो उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें मौर्य है, इंडो ग्रीक है, इंडो सिथियन है, क्षत्रिय है और आपके जो है हिंदू सोलंकी सल्तनत काल तक के सारे प्रमाण इससे मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि ये वडनगर को 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है वो अस्थायी सूची में भी जोड़ा गया था। इससे लगातार 7 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किस दिन किया गया था? सदी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनवरी जो माह रहा है वो उसमें भारत पूरा देश राममय हो गया था और घर घर जो है आपके चावल और राम मंदिर का जो निमंत्रण भेजा जा रहा था।
स्वयंसेवकों के माध्यम से। तो वो प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई थी, वो आपको बहुत ही, ये हमेशा के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें भी बताएंगे आपको। विकल्प आपके सामने, ए 22 जनवरी 2024, बी 14 जनवरी 2024, सी 20 जनवरी 2024 और विकल्प डी है आपका 6 दिसंबर 2023। साथियों, जैसा कि आपको याद रहा होगा, तो वो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में, वो दिन था आपका 22 जनवरी 2024 को। और ये जो मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो जिस पे विवाद चल रहा था हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में, तो जो फैसला आया वो हिंदू पक्ष के बीच में आया, पक्ष में आया, और उसमें उस निश्चित स्थान पर राम मंदिर बनाने की परमिशन दी गई। तो राम मंदिर बनाने के लिए क्या किया गया, जो इसका निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें कहीं पर भी लोहे और कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया। और जो लाल बलुआ पत्थर आया है वो कहाँ से आया है साथियों, तो वो आपका जो भरतपुर नामक स्थान है वहाँ पर से लाल बलुआ पत्थर जो है लेकर इसका नक्काशी करके बनाया गया है। और इसका विस्तार 3 है। इसकी जो मूर्ति बनी है, मूर्ति में जो है उस मूर्ति को नाम दिया गया है बालक राम। क्या नाम दिया गया है मूर्ति को, बालक राम। और पहले वाली जो मूर्ति थी उसको कहा जाता था रामलला। और इसमें जो सामग्री प्रयुक्त हुई है वो बताया आपको, भरतपुर के बंसी पहाड़ से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया है। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इसकी डिज़ाइन तैयार की है जो प्रसिद्ध वास्तुकार हैं चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष के सहयोग से उन्होंने, सोमपुरा जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ये 3 मंजिला एक भवन है, मंदिर है। और जो है इसकी आयताकार परिधि, विशेषता ये है कि इसके चारों तरफ जो है आपका आयताकार परिधि भी बनाई गई है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में मंदिरों के चारों तरफ परिधि या जिसको बाउंड्री बोलते हैं वो देखने को नहीं मिलती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में मंदिरों के चारों तरफ बाउंड्री देखने को मिलती है। तो ये द्रविड़ शैली का एक उदाहरण हो गया। जो वैसे तो ये आपका जो है मंदिर उत्तर भारत की शैली से ही बना है, लेकिन जो चारों तरफ इसके आयताकार परिधि बनाई गई है वो काय का प्रमाण है, वो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का प्रमाण भी इसमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत के मंदिर में ये अपवाद के रूप में देखने को मिलेगा आपको। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। पहले वीरभद्र मंदिर को ज़्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए, उन्होंने पूजा अर्चना की तो वो चर्चा का बिंदु बन गया। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि वीरभद्र मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है और किससे संबंधित है। तो आप बताइए किस राज्य में स्थित है। विकल्प में ए आपके सामने तमिलनाडु, और विकल्प बी है आंध्र प्रदेश, विकल्प सी है तेलंगाना और विकल्प डी है कर्नाटक। वीरभद्र मंदिर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है लेपाक्षी मंदिर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है, लेपाक्षी मंदिर। ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ये स्थित है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया गया, प्रश्न ये किस दिन मनाया गया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है वो कौन होगा, सुभाष चंद्र बोस का उत्तर होगा। ठीक है। और अभी ये पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो विकल्प ए है आपके सामने 20 जनवरी, विकल्प बी है 22 जनवरी, विकल्प सी है 23 जनवरी और विकल्प डी है 15 जनवरी। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 23 जनवरी। आप याद रखिएगा, लिंक कर लीजिए क्वेश्चन से। 22 जनवरी को क्या हुआ था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके अगले दिन ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब,
23 जनवरी को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और बातचीत कर लें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जो है भारत का स्वतंत्र संग्राम से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, लेकिन जब गांधी जी से मतभेद हो गया तो इन्होंने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। 1938 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बहुत लोकप्रिय नेता थे। उसके बाद ये बाहर चले गए और इन्होंने जो धुरी राष्ट्र थे उनसे मिलकर देश की आज़ादी के विषय में चर्चा शुरू की। और इन्होंने जो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस द्वारा निर्मित थी आज़ाद हिंद फौज, उसका पुनर्गठन किया। जापान में जाकर उस आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और बर्मा के रास्ते, जो आज म्यांमार है उसके रास्ते भारत पर आक्रमण कर दिया। किंतु बाद में 1945 में जब जापान की विश्व युद्ध में हार हो गई तो इनकी सहायता मिलनी भी बंद हो गई और आज़ाद हिंद फौज भी सफल नहीं हो पाई। और इनकी मौत एक कहा जाता है कि विमान हादसे में हुई, लेकिन उसका अभी तक न तो कोई निश्चित साक्ष्य है, आप कह सकते हैं संदिग्ध रही, अभी तक कोई इसका साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 2 नारे भी दिए थे महत्वपूर्ण, एक कहा था दिल्ली चलो, दूसरा कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2022-23 के बीच में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो पहला प्रश्न तो उसमें ये बन जाता है कि जो गरीबी रेखा की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वो करता है आपका नीति आयोग। ये अलग से प्रश्न बन जाता है, इसी प्रश्न में ये प्रश्न शामिल है। और जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने का जो आंकड़ा दिया गया है वो एक पूरे दशक का दिया गया है। वो दशक है आपका 2013-14 से लेकर 22-23 के बीच का 9 साल के अवधि के दौरान कुल 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ऐसा नीति आयोग का आंकड़ा है। अब उस आंकड़े के अनुसार ये कहो सर ये नीति आयोग का कैसे पता चलता है कि गरीबी कितने लोग बाहर आए कितने नहीं? तो 3 इसके आयाम हैं जिसके तहत 12 संकेतक हैं। 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला आयाम है आपका स्वास्थ्य, दूसरा आयाम है आपका शिक्षा और तीसरा आयाम है आपका जीवन स्तर। इस आधार पर ये पता चलता है कि कितने लोग गरीबी से बाहर आए कितने नहीं। अब स्वास्थ्य में बात करें तो पोषण है, बाल एवं किशोर मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, ऐसे जो भिन्न भिन्न इसके आयाम आते हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य है। विकल्प ए है आपके सामने बिहार, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है गुजरात। साथ ही उसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या है तो यहाँ के ही सर्वाधिक लोग कहा ऐसा बताया गया रिपोर्ट में 5.94 करोड़ लोग इस एक दशक के अंतर्गत गरीबी से बाहर आए, ऐसा इस आंकड़े में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? विकल्प आपके सामने ए 11वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी 9वीं अनुसूची। साथियों आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन था 73rd, उससे ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी और 74वें के द्वारा नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन हुआ था। तो ये 73वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो साथियों अनुसूची थी आपकी 11वीं। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और एक नया भाग जोड़ा गया था, वो था भाग 9। भाग जोड़ा गया था 9, ये भी आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो ये तो बताइए पहले, विश्व का पहला मछली उत्पादक देश कौन सा है? साथियों पहला मछली उत्पादक देश है आपका चीन और तीसरा उत्पादक देश है भारत। भारत अपना जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की? साथियों, आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो लास्ट अंतिम 6 महीने का जो जीके होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं भी अपनी जो सीरीज चला रहा हूँ वो लास्ट 6 महीने दिसंबर माह से शुरू हुई है और अभी हम जो चल रहे हैं वो जनवरी का। इसमें आपको जीके करंट जीके बेस्ड जीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्रिक्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? BRICK और एश हो गया आपका। तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, की नहीं साथी ब्रिक्स ही है। BRICS और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब इसमें पहले 5 देश थे, अब इसके देशों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि कोई संगठन है अगर विस्तार कर रहा तो उसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ती है। संख्या से संबंधित अगला प्रश्न आपका, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अगले प्रश्न में बताऊँगा। आपको ये बताना है कि वर्तमान में किस देश ने सदस्य बनने का उनका फाइनल हो गया था लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। तो विकल्प आपके सामने A मिस्र, B ईरान, C अर्जेंटीना और D ब्राज़ील। साथ ही वो देश है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए जेवियर माइली, और उनका कुछ आपस में कुछ ब्राज़ील से रहता है, तो उन्होंने जो है कह दिया कि हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। पहले फाइनल हो गया था लेकिन जैसी सरकार बदली और फाइनल होने को आया मेंबरशिप, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा कर दी। तो अर्जेंटीना अब शामिल नहीं हुआ, लेकिन मिस्र है, ईरान है, ब्राज़ील तो पहले से ही था, तो मिस्र ईरान 2 नए देश भी शामिल हो गए। और इसके अलावा इथियोपिया है आपका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी 5 ऐसे नए देश सम्मिलित हो गए। पहले 6 देश सम्मिलित होने वाले थे लेकिन 5 देश अब नए सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? वही प्रश्न इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। पहले 5 सदस्य थे और उसमें 5 और जुड़ गए, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 10। तो 5 सदस्य कौन से थे? पहले वहाँ था आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसके बाद 5 और जुड़ गए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE। इस तरह टोटल देश कितने हो गए? 10। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कब की गई थी? विश्व आर्थिक मंच है क्या? ये इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, इसकी स्थापना विकल्प आपके सामने A 1975, B 1971, C 1982 और D 1978। इसका राइट आंसर है साथियों 1971। 1971 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 24 जनवरी को। एक जर्मन थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो है गैर लाभकारी संस्था है, इसके रूप में इसका हुआ था। और इसकी जो है और भी बताते से संबंधित अगला प्रश्न है, उसमें चर्चा इसकी आगे करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो प्रतिवर्ष इसकी बैठक आयोजित की जाती है साथियों। और 54वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, क्या इसके बिंदु थे, वो इस प्रश्न में हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो विकल्प पहला है आपके सामने A दुबई, B दावोस, C दोहा और D मनीला। इसकी 54वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई विश्व आर्थिक मंच की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो वो की गई साथियों आपके दावोस में। दावोस कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है दावोस। और इसका कार्य क्या है? इसका साथियों कार्य है आपका, जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके रहते हैं वो ये रहते हैं कि जो विश्व का जो आर्थिक स्तर क्या है, चल रहा है, उसके बारे में विचार करते हैं। अलग अलग बिंदु, जैसे इस बैठक में क्या किस किस बिंदु पर चर्चा हुई, तो इसमें इसका जो थीम ही थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब पुनः आपसी विश्वास बहाल करना। और इसमें जलवायु परिवर्तन एवं भू राजनीतिक विवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और साझा समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। केंद्रीय विषय भी रहे शांति निर्माण एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से निपटना,
वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना तथा युद्ध एवं बढ़ती आर्थिक असमानताओं और चुनौतियों के समाधान के लिए लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय वर्तमान में रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। गेहूं का जो एक्सपोर्ट यूक्रेन से रसिया नहीं होने दे रहा था, तमाम जगह भुखमरी की स्थिति आ गई थी। और ऐसे ही आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं जो आपके अरब देशों में जो युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और होती है, या जो लेबनान है या हमास के बीच में, उससे क्या हो रहा है कि जो स्वेज नहर वाले मार्ग से व्यापार के जो जहाज जाते हैं उन पर हुती नामक एक संगठन है यमन का, वो उन पर हमले कर रहा है, तो रास्ता असुरक्षित हो गया है। इन्हीं सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में साथी आपको थोड़ी सी बात बता दें। ये गुटनिरपेक्ष जो 1961 में यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन पहला इसका हुआ था। और 1900 जो है आपके जो इस संस्थापकों की अगर बात करें तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग वी.के. मेमन ने किया था। और 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कोलंबो भाषण में भी पंचशील का जो सिद्धांत हुआ था उसमें भी गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। और जो संस्थापक लोग थे तो उस समय में प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर, और जो आपके घाना के राष्ट्रपति थे नक्रूमा, इन सब लोगों ने, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी थे सुकर्णो, इन लोगों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। क्योंकि उस समय का जो समय चल रहा था वो शीत युद्ध का काल चल रहा था। और शीत युद्ध के काल में क्या स्थिति थी कि देश या तो अमेरिका के पक्ष में जा रहे थे या दूसरी जो विश्व शक्ति थी आपके USSR, जिसको सोवियत संघ कहते हैं, उसके पक्ष में लोग लामबंद हो रहे थे। तो इन देशों ने बैठ के निश्चित किया कि हम लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम दोनों से बराबर संबंध बनाए रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों गुटों के बीच के तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी और लोग एक दूसरे गुट में सम्मिलित जो देश हैं वो उन पर सम्मिलित होने का दबाव भी नहीं मिलेगा, उन्हें तीसरा मंच मिल जाएगा। तो इसके साथ ही वर्तमान जो बैठक हुई वो उसका 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपका कंपाला कहाँ है? युगांडा में। युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका जो है आयोजन किया गया 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में। और इसमें भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसमें जो है गाजा संकट के स्थायी समाधान का भी आह्वान किया गया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? विकल्प आपके सामने ए कौशल, बी अवंती, सी मगध और डी तक्षशिला। साथियों आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर है साथियों मगध। 16 महाजनपद में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था तो वो मगध था। साथियों मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आपका लेक्चर तैयार किया है महाजनपद पर, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूँगा। तो आप लोग अगर 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे, उसको लेक्चर का लिंक पड़ा होगा, आप पूरा आराम से जाकर देखिएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने ए शंकराचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी सूरदास और डी विट्ठलनाथ। प्रच्छन्न बुद्ध, ये साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। साथियों प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता था शंकराचार्य जी को। इन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी और 4 जगह 4 जो मठ बनाए थे, जिनके मठाधीश को आज भी शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। तो वो 9वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू दर्शन पर, उत्तर मीमांसा दर्शन पर एक भाष्य भी इन्होंने लिखा था और इनको ही शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, ये याद रखना आप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। साथियों, ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। और कब की थी? तो वो की थी आपके 1825 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने ए राजा राममोहन राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी दादा भाई नेहरू। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अब इन्होंने एक नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू वेदास। जो नारा दिया था इन्होंने दिया था। और 1857 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज की स्थापना भी की थी दयानंद सरस्वती जी ने ही। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की थी। एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। परीक्षा में पूछा जाता कई बार, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो वो भी आपको याद रखना है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। वो बहुत ही बौद्धिक स्तर का बहुत अच्छा था, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। चटगांव शस्त्रागार कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार कांड किस वर्ष घटित हुआ था, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए 1909, बी 1929, सी 1932 और डी 1930। साथियों, इसका राइट आंसर है आपका चटगांव जो आपका शस्त्रागार कांड हुआ था वो 1930 में हुआ था। और इसके मुख्य जो कर्ता थे वो थे मास्टर सूरसेन। नाम नहीं मास्टर था, टीचर ही थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए तो उन्होंने चटगांव शस्त्रागार जो लूट कांड हुआ था उसके जो हेड थे ये। और 1909 क्यों प्रसिद्ध है, तो 1909 में आपका नासिक षड्यंत्र हुआ था। नासिक षड्यंत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? 1909 में। और 1929 आपका है वो, उसमें हुआ था लाहौर षड्यंत्र, जो उसमें आपके सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसी जो कानून कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, फिर उनको जो 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटका दिया गया था। उसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ऐसी फाइल चली थी, केस चला था। चलते अगले प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? किस बेस पर? बेस ऑफ लैंग्वेज की बेस पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? विकल्प है ए आपके सामने है तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी पंजाब। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये बताना है। बताइए साथियों, कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो वो राज्य था साथियों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये गठन हुआ था 1953 में। 1953 ईस्वी इसका गठन हुआ था। और जो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था, उस आयोग ने ये जो है भाषा के आधार पर पहले राज्य गठन का प्रस्ताव दिया था। पहला राज्य कौन सा बना था?
आंध्र प्रदेश। और इसके लिए जो श्री पट्टमालू नामक एक जो अनशनकारी थे वो अनशन पर बैठे हुए थे इसकी मांग को लेकर, और उनकी जब लेकिन अनशन के सरकार ने बात नहीं मांगी तो उनकी हो गई मृत्यु। फिर वहाँ पर कानून व्यवस्था का सवाल बहुत खड़ा हो गया और तमाम जो है अव्यवस्था फैल गई। तो फिर फजल अली कमेटी बनाई गई और फजल अली कमेटी ने रिकमेंडेशन की कि ये भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए। तो पहला जो राज्य बना 1953 में भाषा के आधार पर राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका कार्य क्या होता है? ये महिलाओं को संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के खिलाफ कोई घरेलू हिंसा हो रही या कोई भेदभाव हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी प्रकार का हिंसा या भेदभाव या किसी भी प्रकार की जो है असमानता का अगर वो उनको सामना करना पड़ता है तो उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। कब गठन किया गया है? तो विकल्प आपके सामने ए 1990, बी 1992, सी 1973 और डी है सन 2000। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका 1992। इसको इससे भी याद रखना जो आपका हाथी परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना भी 1992 में चलाई गई थी और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग भी 1992 में ही बनाया गया। और हाथी संरक्षण परियोजना भी 1992 में शुरू की गई थी। नेशनल एलिफेंट के लिए जो गजतमे नामक योजना शुरू की गई थी। और मैंने हाथी रिजर्व पर एक लेक्चर बनाया है पिछले दिनों, तो मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। आप उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, तो आपको बहुत ही मदद होने वाली है। आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। कबल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही बाघ अभ्यारण्य पर भी मैंने पूरा एक लेक्चर तैयार किया है और टोटल जितने भी बाघ अभ्यारण्य हैं आपके 53 में सारे का सारा उसमें डिटेल दिया गया है। और उसके बारे में भी कब कैसे गठन हुआ, कब ये जो है बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू की गई, तो वो सारा डिटेल उसमें लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। मैं उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको भी अवश्य देखिएगा। अभी यहाँ प्रश्न ये है कि कबल बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना राज्य। कहाँ अवस्थित है ये? कबल बाघ अभयारण्य आपका तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, ये याद रखना आपको। पूरा सारे जो बाघ अभयारण्य कवर करने हैं तो मैं उसके लिए अपना लेक्चर का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको आराम से देखिएगा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? साथियों भारत के कितने राज्य, पहला प्रश्न ये बनता है कि कितने राज्य हैं ऐसे हैं जिनकी तटरेखा है, तो वो है आपके 9 स्टेट। और उनको शुरू से अगर आपको बताएं तो पश्चिम से शुरू करते हैं तो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल के बाद आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऐसे 9 राज्य हैं आपके। और सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो आपकी गुजरात की। किस राज्य की है? गुजरात की। और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है आपके गोवा की। ये भी आपको याद रखना है। कितने टोटल स्टेट हैं? देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने, कितने ऐसे राज्य इनकी तटरेखा है, तो 9 स्टेट हैं आपके। ठीक है, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी? तो गुजरात की है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी? तो आपके गोवा की है। और 9 स्टेट भी हमने बता दिए, फिर से एक बार दोहरा लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलते अगले प्रश्न की तरफ। लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह है, या जिसको बोल सकते हैं अंडमान निकोबार पूरी बात आती है। तो लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन सा चैनल करता है वो बताना है आपको। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या पाक स्टेट या पाक जलप्रपात द्वीप इसको बोलते हैं। साथ ही आप आज का अंतिम प्रश्न है, तो आपको बताना है
कि ये लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल कौन सा है। तो साथी वो चैनल है आपका 10 डिग्री चैनल। अब ये बताइए 8 डिग्री चैनल सर क्या है। तो 8 डिग्री चैनल के बारे में बता दें आपको। तो ये मिनिकॉय द्वीप जो उसका आपका लक्षद्वीप का है और उसके बाद मालदीव, इनको अलग करता है, ठीक है। और आपका 9 डिग्री चैनल जो है वो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, और जो पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, या कहेंगे भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उससे लगते हैं, और श्रीलंका के बीच में जो जल क्षेत्र उसको पाँच डमरू मध्य भी कहते हैं। साथियों ये रहे आज की प्रश्न, और मैंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है, आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये। अभी आप लोग IPL में बिजी हैं, लेकिन साथ साथ इनको भी देखते चलिएगा कि इसके बाद जो परीक्षा अचानक आएगी फिर आपको तकलीफ होगी। तो साथियों मैंने बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि हमारा जो नया वीडियो जो भी है वो आपके लिए उसको सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवश्य पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।